नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज चर्चा में जो मेहमान जुड़े हैं उनके साथ हम चर्चा करेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन स्कीम जो योजना है वो योजना जो है क्या हरियाणा सरकार के लिए भी सिरदर्द बनने जा रही है। खट्टर सरकार को वो संकट में डालने जा रही है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जो खत्म की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, उसे बहाल करने को लेकर के तमाम कर्मचारी संगठनों ने, तमाम सारे लोगों ने इसको लेके मांग उठाई थी। और इस मांग पर सबसे पहले राजस्थान की अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू की और उसके बाद में कांग्रेस शासित राज्यों में धीरे धीरे छत्तीसगढ़ ने और अब हिमाचल ने भी लागू कर दी है। तो जब इस तरह और भी पंजाब भी घोषणा कर चुका है, हालांकि अभी उनके यहाँ लागू नहीं हुई है। तो इस तरह की स्थितियां हैं और जो कांग्रेस के और भी कर्नाटक आया है, कर्नाटक में भी इसको लेकर के प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरह की स्थिति, तो इसके बाद में कर्मचारियों में इस बात का यकीन जागा कि शायद उनके भविष्य को बचाने वाली ओल्ड पेंशन स्कीम पुनः आ सकती है। इसी को लेकर अब वो संघर्ष के बिगुल बज चुके हैं, क्योंकि हरियाणा भी चुनावी राज्यों में से है। 2024 में वहां पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव है, इसलिए यहाँ के कर्मचारी संगठन उसे वोट की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। जो अध्यापक संघ है या दूसरे तमाम सारे हैं, वो सभी चाहते हैं कि सबका भविष्य सुरक्षित हो और सबको पेंशन मिले, क्योंकि रिटायर होने के बाद वो करेंगे क्या। निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता होती है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक जो पैनल जुड़ा हुआ है उससे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, हमारे साथ में इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से रजत पंजेटा साहब हैं और हमारे साथ में बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाष लांबा साहब, हमारे साथ में जो है डीपी भट्ट है जो पूर्व प्रदेश प्रवक्ता है, हमारे साथ में अजय कुंडू है जो कर्मचारी नेता है, हमारे साथ में डॉक्टर विकास सिवाच है जो यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस का जो संघ है उस संघ के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ में एसपी भाटिया हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ में डॉक्टर सुनील कुमार हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं सबसे पहले सुभाष लांबा साहब से चर्चा की शुरुआत करूंगा। लांबा साहब, जिस तरह की स्थिति है, क्यों आखिर पहली बात की ओपीएस आप लोग चाहते हैं इसको लेके, जो साइकिल यात्रा से लेके सब कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है? जी सुभाष। देखिए, इसमें निश्चित तौर से जो पुरानी स्कीम बहाली की मांग को लेकर के प्रदेश में भी पूरे देश में भी ये आंदोलन चला हुआ है और इसी का परिणाम है कि आज पुरानी पेंशन बहाली एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और इसके जो परिणाम है वो हमें साफ तौर से विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं, यूपी में तो इसका असर नहीं हुआ था सर। यूपी और गुजरात को छोड़ दीजिए, वहां जो वोटिंग होती है उसका पैमाना दूसरा है। वहां पोलराइजेशन जो है ना उसका वो आधार बनता है और कास्ट और जो रिलीजियस पोलराइजेशन है वो है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हिमाचल में देखेंगे तो केवल कर्मचारियों का जो उनके परिवारों का जो वोट है उसका ही अंतर पड़ा है, अदरवाइज लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। 1% से भी कम वोट मिला है। कर्नाटक में आप देख सकते हैं। और आने वाले जो चुनाव अभी विधानसभा के इसी साल में होने जा रहे हैं, आपको निश्चित तौर से इसका परिणाम दिखाई देगा। और कर्मचारियों को हम हरियाणा सरकार से भी कह रहे हैं, भारत सरकार से भी कह रहे हैं कि अगर पुरानी पेंशन बहाली नहीं की तो आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, कर्मचारियों का, उनके परिजनों का भारी आक्रोश का सामना सरकार को करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये संसद के द्वारा पारित किया गया बिल है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, तो वो संसद से रद्द होगा। अब जैसे ये 5 राज्यों ने बहाल की है पुरानी पेंशन, राजस्थान ने है, हिमाचल, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, लेकिन इसमें रोड़ा अटकाने के लिए जो एनपीएस में पैसा जमा है एम्प्लॉइज का, सरकार का, उस पैसे को भी केंद्र सरकार ने मना कर दिया है कि इस पैसे को हम रिटर्न नहीं करेंगे। और यहाँ तक भी जो राज्य सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं उनको हतोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार
जो राज्यों को मिलने वाली वित्तीय सहायता है उसको रोकने की धमकी दे रहे हैं। दूसरा, स्वयं प्राइम मिनिस्टर पिछले बजट सेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राज्यसभा में ये बोल रहे हैं कि हम ये जो पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं राज्य, ये पाप है, इस पाप को राज्य ना करें। तो हम आपके सामने ये बात कहना चाहते हैं कि अगर पुरानी पेंशन बहाली पाप है तो इस देश के सारे एमपी एमएलए उस पाप में भागीदार क्यों बन रहे हैं, वो पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब कोई जवाब नहीं है। हरियाणा के अंदर निश्चित तौर से अभी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने 28 तारीख को एक बड़ी रैली करी है और उसमें जो एनपीएस का कर्मचारी बड़ी भारी संख्या में आया है। और अब सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा अब एमएलए एमपी के पास जा रहा है कि तुम वो पेंशन ले सकते हो ओपीएस, तो हमारे को क्यों नहीं मिल सकती? सारे नीचे से दबाव बढ़ा रहे हैं। जहां तक इसको राज्य के साथ साथ पूरे देश के स्तर पर हम देखते हैं तो केंद्र का राज्य का कर्मचारी लामबंद हो गया है। लामबंद हो करके कर्मचारी लामबंद हो गया है। मैं आपके पास फिर मैं फिर आऊंगा। मैं आधा सेकंड प्लीज। हम ये कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार का कर्मचारी लामबंद हो गया है। उन्होंने सारे स्टेट्स में कन्वेंशन करी है, अब जिलों में कन्वेंशन है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर सारे राज्यों से जत्थे चलेंगे और वो 3 नवंबर को दिल्ली आएंगे और दिल्ली में बड़ी रैली करके एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। और हरियाणा के अंदर भी चलिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की इसकी एक मुहिम तैयार हो गई है। इसी पर मैं आगे आता हूं वेद प्रकाश जी के पास में। वेद जी, आपकी सरकारों ने जहां जहां आपकी सरकार है सीधे पूर्ण बहुमत से या जहां पर वो सहयोगी दल के रूप में वहां सब जगह लागू कर चुकी है, तो क्या आप यदि 2024 में सत्ता में आते हैं केंद्र में तो क्या आप वहां लागू करेंगे? यदि आप हरियाणा में आते हैं तो क्या हरियाणा में लागू करेंगे? क्या आप इस पे आश्वासन देना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? जी अजय जी, मुझे बड़ी खुशी है आज आपके सामने ओपीएस की लड़ाई लड़ने वाले और कर्मचारी हित के लिए लंबे समय से संघर्ष करने वाले बड़े जुझारू लोगों का एक पैनल है। उन सभी जुझारू भाइयों को मेरा नमस्कार और हिंदुस्तान लाइव चर्चा के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, कर्मचारियों की मांग और कांग्रेस की सामाजिक सुरक्षा की पॉलिसी के मद्देनजर हम ये पूर्णता मान चुके हैं कि ओपीएस बहाल करना इस देश में जरूरी है। और जहां जहां हम शासन में है इस समय, वहां उन सब राज्यों में हम बहाल कर चुके हैं। कर्नाटक को छोड़कर घोषणा कर्नाटक में भी हो गई है, वो लागू हो जाएगी। और 2 राज्यों के अंदर हमारे सहयोगी दल हैं, तमिलनाडु में और झारखंड में, वहां भी हम लागू कर रहे हैं। और जहां भी भविष्य में हमारी सरकारें बनेंगी राज्यों के अंदर, क्योंकि राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, वहां भी हम लागू करेंगे। और यदि जनता के आशीर्वाद से केंद्र में हम सत्ता में आए तो निश्चित रूप से हम केंद्र में भी इसे लागू करेंगे। और जो कानून बना था वाजपेयी जी के दौर के अंदर, उसे वापस करेंगे। और राज्यों को जो फंड एनपीएफ के तहत, एनपीएस या एनपीएफ क्या नाम है उसका, वो जो पैसा जमा है राज्यों का, कर्मचारियों की निधि का, वो राज्यों को वो वापस करेंगे, ताकि सभी राज्य अपने कर्मचारियों को जो भी 2004 और 5 के बाद भर्ती हुए हैं उनको पेंशन दे सके। तो हम तो पेंशन देने के लिए कटिबद्ध हैं और ये कोई हमारा चुनावी वादा नहीं है, ये हमारे लिए एक सामाजिक सुरक्षा का सवाल है। एक कर्मचारी जो 30 साल 35 साल नौकरी करता है सरकार के अंदर, तो जब नेहरू जी ने देश के प्रधानमंत्री बने और हमारा देश आजाद हुआ तो सभी नेताओं से मिलकर जो पुरानी पेंशन स्कीम अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी उसका हमने विस्तार किया, उसको कहीं हमने कटौती नहीं की। और हमारे लिए ये पेंशन सामाजिक सुरक्षा है और सामाजिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। जब हम सामाजिक सुरक्षा के लिए विधवाओं को, बुजुर्गों को, कमजोर तबके के लोगों को, विकलांगों को पेंशन दे सकते हैं, तो जो हमारे 30-35 साल सर्विस कर रहे हैं उन कर्मचारियों को क्यों नहीं दे सकते? और एक बड़ा वाजिब सवाल है, बहुत ही सही सवाल है, जो देश के हर नागरिक भी पूछ रहा है
और हर राजनीतिक और सामाजिक दल को भी अपना चिंतन और मनन करना चाहिए। जब कोई एक दिन के लिए MP MLA बनता है, वो कौन सा बड़ा योगदान देता है एक दिन के अंदर 1 से 5 साल तक, कि उसके लिए पेंशन अनिवार्य हो। उसको पेंशन किस लिए दी जाती है? इसी भावना को लेकर दी जाती है ना, कि भाई राजनीति में वो शुचिता और ईमानदारी से काम करे एक सोशल वर्कर के रूप में, ताकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो और उस पेंशन के द्वारा अपना गुजारा कर ले। तो जब एक दिन या 5 साल के MP के लिए, MLA के लिए पेंशन अनिवार्य है, तो 30-35 साल सर्विस करने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन क्यों नहीं? उससे भी आगे बड़ी बात कही है। एक मिनट सर, उससे भी आगे हरियाणा में सरपंचों को पेंशन मिलती है, नगर निकायों के जो चेयरमैन हैं उनको पेंशन मिलती है, जिला परिषद के चेयरमैनों को पेंशन मिलती है। अर्थात जो भी निचले स्तर की इकाई के पंचायती या नगर निकाय की संस्थाएं हैं, जब उन सभी को आप पेंशन दे रहे हो 5 साल बाद, तो ठीक है वेद जी, चूंकि पैनल बड़ा है इसलिए सबसे जवाब लेना है। तो बड़ी बात कही है वेद जी ने कि जब सबको मिलता है तो आखिर उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है। मैं रजत जी के पास एक बार आऊंगा, क्योंकि रजत जी आपकी पार्टी हरियाणा बेस्ड है और हरियाणा में ये मांग सबसे ज्यादा इस समय लड़ाई पे है, साइकिल यात्रा पे निकले हुए। आप इसे कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी इसमें कैसे करती है, विरोध करती है, समर्थन करती है, क्या है? जी देखिए अजय जी, पहले तो साइकिल यात्रा नहीं है, हमारी पद यात्रा है। हम पद यात्रा पे निकले हुए हैं। और आपकी नहीं भाई, ये OPS की मांग को लेकर बिल्कुल निकले, OPS वाले मैं मानता हूँ निकले हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ इतनी गहराई से चिंतन कर रहे हैं, इनसे कोई ये पूछने वाला हो कि जब भाजपा की सरकार ने 2003 में इसको लेके आए और इसके ऊपर 2004 में कानून बन गया था, जब हमारी सरकार थी हमने इसे लागू नहीं किया। 2006 को कांग्रेस की सरकार ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे हरियाणा में बंद क्यों किया ओल्ड पेंशन स्कीम को? पहले तो इसका जवाब दें, बंद क्यों किया? अगर इतनी चिंता थी कि ये इतने साल सर्विस करते हैं, MLO को बंद कर ले सर, एक शुद्धि कर ले। 2005 सारे कर्मचारी नेता बैठे हैं, 2005 से पहले देश में कहीं लागू नहीं हुई थी। आप 2005 में जा चुके थे, इसलिए आप लागू करने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए कांग्रेस पर आप दोष दें, आपका अधिकार है, पर तथ्यों को तोड़े मरोड़े नहीं। तथ्यों को मैं आपको बता देता हूँ। 2004 के अंदर तो नोटिफिकेशन हो गई थी, लागू और उसके बाद नहीं हुई, किसी भी राज्य में लागू नहीं हुई है। सारे कर्मचारी नेताओं से पूछ लो, 2005 के बाद से राज्यों में लागू होनी शुरू हुई है। तो 1 साल का समय तो फिर भी था आपके पास, आपने लागू क्यों करी? ये सारी खामियां आपको पता नहीं थी क्या उस समय? ये आपको इतने साल सर्विस करते हैं, ये इतने साल सर्विस करते हैं, इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने तो कहा था बिल्कुल कि MLO को किस बात की पेंशन है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ये बात। तो चलिए, अगर गलती हो गई थी, नहीं समझ में आया, तो 2009 में तो दोबारा सरकार आई थी इनकी, और ऊपर से सेंटर में ये, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं, तब विरोध क्यों नहीं किया जब ये कानून बन रहा था इसके ऊपर? ये इन सब चीजों की चिंता थी। रजत जी, वैसे एक चीज बता दूं, तब तक कर्मचारी संगठनों ने भी इसकी मांग नहीं उठाई थी और उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया था। अभी तो लंबे समय से कर रहे थे। MPS को सही मान रहे थे, क्योंकि उससे जो बेनिफिट उस समय मार्केट के आधार पे मिल रहा था वो बेहतर माना जा रहा था। जी 2004 में NDA की सरकार थी और इनेलो उसका सपोर्ट कर रहा था। हमने हरियाणा के अंदर इसे लागू नहीं किया था, और स्टेट्स ने पैरेलली हरियाणा से पहले पूरे देश में कई राज्यों ने इसे लागू कर दिया था। जब ये रजत जी एक और जोड़ लीजिए, जब यह संसद में पास हुई थी, आप उस सरकार के भागीदार थे, उसे आपने जो है पास कराया था, उसमें आपका भी योगदान था। जी नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, हम बिना शर्त के अंदर सेंटर में थे और हमने स्टेट में इसे लागू नहीं किया था, और नाम करते अगर हमारी सरकार आती। स्टेट में आप कर भी नहीं सकते थे, जब तक नोटिफिकेशन होने के बाद में प्रक्रिया शुरू हुई, तब तक आप सत्ता से बाहर हो गए थे। क्यों? गलत तथ्य मत बताइए ना।
2004 में हो गई थी नोटिफिकेशन, कौन कह रहा है 2005 में हुई थी? मैं यही तो कह रहा हूं। उसके बाद में उस पे जो प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया के बाद में वो 2005 में आप सत्ता से बाहर हो गए थे। अजय जी 2003 में आई थी ये, 2004 में कानून बन गया था इसके ऊपर। ये 4 और 5 मैं फिर क्या कह रहा हूं, वो जो एक बात बताई कि सभी राज्यों में 2005 के बाद ही लागू हुई है, 5 से ही लागू हुई है। मैंने आपसे सबसे पहले ही यही पूछा था कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। अगर समर्थन करते तो हम लागू कर देते, हम समर्थन नहीं कर रहे इस चीज का। पहली बात तो आप मेरी बात सुनने की, समझने की कोशिश कीजिए, ताकि ताकि जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको ये समझ में आ जाए। हमारे टाइम पे 4 लाख पक्के कर्मचारी और कर्ज भी नहीं था स्टेट के ऊपर। आज बहाना ये दिया जाता है कि कर्ज आ जाएगा। आप एक बात देखिए, 10,70,000 करोड़ जो है उद्योगपतियों का एनपीए में माफ कर दिया, 5,80,000 करोड़ इन्होंने माफ कर दिया कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर सब्सिडी के रूप में। अब जब कर्मचारियों को ओपीएस लागू करने की बात आती है, एक ही चीज पे पेच चढ़ा हुआ है ना, कि आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, पोजीशन में नहीं है। आप एक बात बताइए, जब उस समय के अंदर 4 लाख पक्के कर्मचारी थे, आज तो 1,65,000 है और 1 लाख कच्चे कर्मचारी हैं जो इधर कौशल कुशल रोजगार के हैं। तो जब इतना होने के बावजूद हम दे रहे थे ओपीएस और प्रदेश के ऊपर कर्ज भी नहीं था, सबसे बेहतर स्थिति के अंदर आज तक इस इतिहास के अंदर हरियाणा रहा है। ओपीएस पे बात कीजिए, उसके इकोनॉमिक्स पे बात कीजिए। अच्छा जी, वो इकोनॉमिक्स पे ही बताया था मैंने, जो कर्ज नहीं था वो इकोनॉमिक्स पे ही था। जब हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से चौटाला साहब की सरकार में कर्ज नहीं था, इस बात को एक एप्रिशिएट करने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं जी। वो कर्ज की बात मैंने इसी संदर्भ में करी है कि 4 लाख पक्के कर्मचारियों को ओपीएस भी दे रहे थे, स्टेट को भी मैनेज कर रहे थे। वो आर्थिक एंगल पे ये बात है जी। मैं इसके बाद में जाऊंगा अजैन जी के पास। अजैन जी, जिस तरह से बता रहे हैं, वेद जी कह रहे हैं, जिस तरीके से इनेलो कह रही है कि हम समर्थन करेंगे, उस तरह से आप इसको कैसे देखते हैं जी, और आप इस लड़ाई को कैसे ले जाएंगे, क्योंकि सरकार तो देना नहीं चाहती है जी। सर धन्यवाद। मैं विशेष तौर पे सभी हमारे जो राजनीतिक पार्टी के साथी हैं उन सभी को बताना चाहूंगा, जब 2005 में इसको लागू किया गया था ना, तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी थी और हमें एक बहुत ही अच्छे लिफाफे में गिफ्ट के रूप में दी गई कि आप देखना जब रिटायर होंगे तो आपको कितने लाखों करोड़ों मिल जाएंगे। अब समस्या कहाँ जाके हुई, जब 17-18 के बाद हमारे साथी रिटायर होना शुरू हुए। अब हम देखते हैं कि हमारी पेंशन इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि हरियाणा राज्य के अंदर बुढ़ापा पेंशन भी उससे ज्यादा मिल रही है और एक कर्मचारी अपना पूरा जीवन बिता देता है, लेकिन उसको पेंशन के रूप में 2,000, 2,500, 3,000 रुपए प्राप्त होते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकारों से गलती हुई है। और बड़ा अच्छा लगा था एक दिन देख के विधानसभा में, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खुद स्वीकार किया था कि भाई हमसे गलती हुई, हम इसको सुधारना चाहते हैं, यदि हम इसको सुधारना पा रहे हैं तो आप सुधार दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम कर्मचारी साथियों के हितों की बात करते हैं, हमें कोई समस्या नहीं, चाहे इसको भूपेंद्र हुड्डा साहब की सरकार इसको बहाल करे या इनेलो से अभय सिंह चौटाला जी बहाल करें या जेजेपी से बहाल करें या वर्तमान सरकार बहाल करे। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग, एक ही नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए। इसी के लिए पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, किसी सरकार का विरोध नहीं है। पुरानी पेंशन कैसे मिले, चाहे जो दे, उसके साथ हम ये कर्मचारी कह रहे हैं। डॉक्टर विकास सिवाच, मैं फिर आता हूँ, दोबारा आता हूँ अजैन जी, दोबारा आता हूँ। डॉक्टर विकास सिवाच, आप इस पे क्या कहेंगे? सर, जब इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे, हाँ, जब इस नई पेंशन स्कीम के दुष्परिणाम कर्मचारी साथियों के आगे आने लगे, तो सभी को ये चिंता सताने लगी कि बुढ़ापे में क्या होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 30-35 साल की सर्विस के बाद कर्मचारी लेता ही क्या है। हरियाणा के मैं अगर फैक्ट फिगर्स रखूं आपके सामने,
तो हरियाणा में एवरेज एज जो है वो 67 ईयर्स की है। इसका मतलब कि 58 साल की उम्र में अगर कर्मचारी रिटायर होता है तो 8 से 9 साल तक ही वो पेंशन लेता है। दूसरी, इस पुरानी पेंशन स्कीम में हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स थे जो अब इस न्यू पेंशन स्कीम में अवेलेबल नहीं है। पहले तो सबसे बड़ा तो क्या था कि पुरानी जो हमारे को मिलती थी उसमें बेसिक का आधा और उसके ऊपर डीए मिल के हमें हमारी पुरानी पेंशन फिक्स होती थी। तो हमें पता होता है कि हमारा आखिरी वेतनमान हमारी पेंशन कितनी बनेगी। इस नई पेंशन योजना चूंकि बाजार आधारित है, इसमें किसी को यही नहीं पता कि वो नई पेंशन कितनी बनेगी, कि कोई तय सीमा नहीं है। जी, जो बताया शिवाज साहब ने कि तय सीमा नहीं है, और इसको लेकर के मैं इसमें भट्ट साहब के पास जाऊंगा। भट्ट साहब, जिस तरीके से बताया गया, आप इसको कैसे देखते हैं और इसका आंदोलन आपका किस स्थिति में क्या है, और जो साइकिल यात्रा चल रही है उसका क्या असर है? जी, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मैं कह रहा हूं कि आप सुन पा रहे हैं मुझे भट्ट साहब? मुझे लगता है भट्ट साहब को कोई इशू है। मैं इसमें आऊंगा डॉक्टर सुनील कुमार के पास। सुनील जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें। जो आप सवाल भट्ट साहब से था वही सवाल आपसे है कि जिस तरह की स्थितियां हैं और इनमें आप जो साइकिल यात्रा और सारा प्रदर्शन कर रहे हैं उसका कितना असर है? जी सर, ये दरअसल जो है, जैसे लांबा साहब ने कहा कि पूरे कर्मचारी इस मूवमेंट को काफी संजीदगी से आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात कहते हुए मैं दो तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और वो इसलिए रखना चाहता हूं कि मैं अर्थशास्त्र के अंदर केवल ये टीचर नहीं बल्कि पीएचडी की हुई है और यही विषय मेरा है। तो आप दो चीजें इसके ऊपर देखिए। एक बात तो ये कि पेंशन जो है, जैसे कि अभी कुछ समय से कुछ लोग कहते हुए घूम रहे हैं कि भाई खैरात है और अर्थव्यवस्था जो है वो डूब जाएगी। मैं दो तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वो ये तथ्य ये है कि 1980 के अंदर जो आप देखोगे 1 लाख कर्मचारियों के ऊपर 1500 जनसंख्या के ऊपर 1516 कर्मचारी काम करते थे, और आज के दिन वो जो है 1 लाख कर्मचारियों के ऊपर जनसंख्या के ऊपर 732 कर्मचारी काम कर रहे हैं। लगभग डबल जनसंख्या का भार एक कर्मचारी उस समय से अब वो उठा रहा है। और जो दूसरी बात है वो ये कि जिस तरीके से ये बजट की बात कर रहे हैं कि भाई आने वाले समय के अंदर भावी पीढ़ी जो है वो खत्म हो जाएगी। आप ये देखिए, अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने वित्त मंत्री की हैसियत से जो बजट पेश किया, उसके अंदर जो तथ्य निकल करके आया वो ये कि केवल 2013-14 से आज तक रेवेन्यू रिसिप्ट के ऊपर जो खर्चा है टोटल पेंशन के ऊपर, और वो पेंशन केवल कर्मचारियों को दी गई पेंशन नहीं है, उसके अंदर तमाम तरीके की पेंशन शामिल है, वो 12% है। और ये तो केवल रेवेन्यू रिसिप्ट की बात मैं कह रहा हूं। जो कुल बजटीय रिसिप्ट होती है, प्राप्तियां होती हैं, और जो उसका जो खर्चा है पेंशन के ऊपर वो 6.5% बनता है, 6.5% बनता है। तो क्या आप ये कह करके कि भाई एक किस्म से अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी कर्मचारियों को 6.5% पैसे से जो है, और वो इसलिए वो पैसा मायने रखता है कि कर्मचारियों ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखी है। अभी जो सरकारें आप देखोगे जो अपने बजट प्राप्तियां जो करती हैं उसमें से बड़ा हिस्सा पब्लिक सेक्टर को बेच करके अर्जित कर रही है। अगर वो कर्मचारी मेहनत ना करते तो अभी उनके पास बेचने के लिए पैसा भी नहीं होता। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इसी इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होने के नाते मैं एक बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। हम अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते और पढ़ाते हैं 1930 में दुनिया के अंदर मंदी आई और उसके अंदर केवल एक ही कारण से वो मंदी से हम बाहर निकले पूरी दुनिया, वो ये रहे कि लोगों के हाथ के अंदर पैसा जो है वो जाए। कर्मचारी की जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है, यानी कि उसको अगर 100 रुपए मिलता है तो वो खर्च करता है 160 रुपए, 1.6% बनती है।
इसी तरीके से अगर उस कर्मचारी के पास वो पैसा जाएगा जिसको आप बर्बादी की बात कह रहे हैं, इस अर्थव्यवस्था के अंदर मांग पैदा होगी। आज पूरी अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था पे इसका किस तरीके से कर्मचारियों को यदि पेंशन दी जाती है तो उससे भी योगदान होता है, अर्थव्यवस्था को उससे राजस्व का लाभ होता है। बड़ी बात कही। डीपी भट्ट साहब मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आप आवाज आ रही है सर आपकी? हाँ, जी, सर, आ रही है। आप बताएं इसको आप कैसे देखते हैं, आपका आंदोलन इसमें कितना सफल है या कितना आप लोग इसको जनता तक पहुंचा पा रहे हैं? जी सर, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान चर्चा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करने के लिए अपने चैनल पे हमें कर्मचारियों को जगह दी है। आज हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो है ओपीएस की समस्या खड़ी हो रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, वो 4-4, 5-5 ओपीएस ले रहे हैं और हमारे कर्मचारियों के लिए ओपीएस है ही नहीं। न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी है। बड़ा दुर्भाग्य है, एक ही देश में एक ही प्रदेश में रहने के बावजूद दो नियम लागू हैं। हमें बड़ा दुख होता है इस बात के लिए कि जनता का पैसा कर्मचारी एक पूरी सेवा दे रहा है और अपने 58 साल पूरी करने के बाद न्यू पेंशन की बजाय जो है उसको जो ग्रेजुएटी मिलनी है। बड़ी हैरानी कि अभी लेटेस्ट एक कर्मचारी रिटायर हुआ ओपीएस में, एनपीएस में, उसको मात्र जो है 165 रुपए पेंशन मिली है। मेरे पास उसके कागज हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि एमएलए एक बार बनता है, एमपी एक बार बनता है। चलिए किसी को मिलती है उससे मैं समझता हूं किसी को मिलती है उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको उसका हक मिल। जी, हमें उससे ऐतराज नहीं है, उनको 10 मिले 20 मिले, लेकिन जो विधानसभा में लोकसभा में वो एक मेज थपथपा के पारित करते हैं, वैसे कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस बिल्कुल मैं सहमत हूं कि कम से कम जिस कर्मचारी ने मेहनत की है, 30-35 साल सेवा की है, उसको उसका हक मिलना चाहिए और निश्चित रूप से उसके जीवन का ख्याल सरकार को रखना चाहिए। मैं इस पे एसपी भाटिया साहब के पास जाऊंगा। एक बात क्योंकि मैं सबसे ले लूं नहीं तो फिर रह जाएगा। जी भाटिया साहब, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं एज ए पत्रकार? जी अजय भाई, सभी पैनलिस्ट के जिस तरह से ओपिनियन आ रहे हैं, इससे देख के इसमें एक और चीज जोड़ दीजिएगा, एक चीज और जोड़ दीजिएगा कि जब ओल्ड पेंशन स्कीम पे चर्चा की बात की तो सत्ता भाग गई। जी, बड़ी खुशी होती है अगर आज सत्ता पक्ष के प्रवक्ता भी यहाँ होते। सत्ता पक्ष की तरफ से इस पैनल में आज कोई नहीं आया, शायद वो भाग गए हैं, पीछे हो गए हैं, हट गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश के कर्मचारियों का। और पूरे देश के कर्मचारी जो है वो सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं, जो काम करते हैं और देश का राजस्व चलता है, उससे पूरा प्रबंधन चलता है, पूरी व्यवस्था कायम की जाती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से उनको के भविष्य को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को वो अपना कुछ बना सकें, ये उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। जिस तरह से सभी पैनलिस्ट ने अपने अपने ओपिनियन रखे हैं, मैं काफी एक लंबे समय से मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में छोड़ के जब आया तो ये मैंने देखा, ये अपना भट्ट साहब बैठे हैं, इनको मैंने भजनलाल सरकार में अंडरग्राउंड होते भी देखा, तब हमने इनकी बहुत सारी खबरें लगाई। बहुत सारे रोडवेज कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, दूसरे टीचर्स यूनियन से भी हैं, सबसे वाबस्ता रहा हूं। इन्होंने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया, इन्होंने लाठियां खाई पुलिस की, लेकिन अधिकारों के लिए ये बड़े अफसोस की बात है कि गुरुजनों को जब अपने अधिकार की बात उठानी पड़ती कर्मचारियों को, तो उनको लाठियों और डंडों से सम्मानित किया जाता है। बिल्कुल बहुत सही बात कर रहे हैं भाटिया साहब।
मैं जल्दी से वेद जी के पास जाऊंगा। वेद जी, 1 मिनट में आपसे चाहूंगा चर्चा पे कि जिस तरह से सबने बताया है, हक मिलना चाहिए और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इतने साल लगाने के बाद भी क्या हमारा बुजुर्ग सीनियर सिटीजन किसी के आगे हाथ फैलाएगा, भीख मांगेगा? जी देखिए अजय शुक्ल जी, इस समय देश में दो विचारधाराएं चल रही हैं। एक क्रोनी कैपिटलिज्म की विचारधारा है जो कहती है पूंजीपतियों को मजबूत करो, सारी देश की अर्थव्यवस्था, देश मजबूत हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। दूसरी सामाजिक सुरक्षा की विचारधारा है कि भाई आम जन को मजबूत करो, आम जन के हाथ में ज्यादा पैसा दो तो देश की अर्थव्यवस्था भी रिवाइव हो जाएगी और देश भी मजबूत हो जाएगा और देश का उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो हम तो सामाजिक सुरक्षा के प्रबल पक्षधर हैं और हमारा ये मानना है कि जब 2004 में जब ये लागू हुई, अगर आप उस डिबेट्स को देखेंगे तो उस समय बिल्कुल मुझे पता है उसका, तीन में भी हमने विरोध किया था, तीन में भी हमने विरोध किया था, पर हम उस स्थिति में नहीं थे। लागू हो गई, फिर कर्मचारियों ने स्वीकार कर लिया था तो हमने भी स्वीकार कर लिया था, पर कालांतर में अब साबित हो गया कि वो गलत थे। और भारत के अंदर सामाजिक सुरक्षा पर आधारित जब तक कोई योजना नहीं बनती, न भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, न भारत का समाज मजबूत होगा। इसलिए हम तो उसके आज प्रबल समर्थक हैं और हमें मौका मिला तो उसे लागू करेंगे। जी, बड़ी बात कही वेद जी ने कि वो प्रबल समर्थक है कि इसको मिले। सुभाष जी आपके पास आता हूं, सुभाष जी आपके ही पास आ रहा हूं। जिस तरह से सारे अनम्यूट कर ले, जिस तरह से बताया, जिस तरीके से वेद जी ने कहा, बिल्कुल सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो इस पर आप जो है किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? फाइनल कमेंट जल्दी से। देखो, एक तो मैं भी ये साफ कहना चाहता हूं, चलो विद्रोही जी बैठे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे हैं, इन्होंने इस बात को कहा है, लेकिन अगर फैक्ट्स पर अगर हम जाएं तो 2003 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके ये लागू की जनवरी 2006 से। हरियाणा में हुई 4 से पूरे देश में, हरियाणा में 6 से। लेकिन जो पीएफआरडी एक्ट है ये 2013 में ये बना और उस टाइम जो है कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने सपोर्ट किया, कांग्रेस वो बिल लेकर के आए, रीइंट्रोड्यूस किया। लेकिन आज हम इनका स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि चलो उस टाइम पर जो हुआ, इसने लंबे समय के बाद अब ये इस बात को कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। और इन्हें लोग जो साथी कह रहे थे, बिल्कुल तथ्यों से परे बात कर रहे थे, वो निश्चित तौर से उस एनडीए की सरकार में सहयोगी थे उस बिल को पास कराने में, तो ये गलत कहना है। जहां तक रही बात, अब ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है शुक्ल जी इस देश में कि अगर पुरानी पेंशन बहाल करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है। जैसे अभी बता रहे थे, मतलब पूंजीपतियों को मैं बिल्कुल लांबा साहब की बात से मैं लांबा साहब की बात से सहमत हूं कि तो बेचा जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये उदारीकरण की नीतियों की ही पैकेज है जिसमें कच्चा कर्मचारी रखेंगे, पक्का नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल उसको बेचेंगे। ये सारे इशू है निश्चित तौर से इसको लेकर के। केवल साइकिल यात्रा नहीं, श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा बड़ा संगठन प्रदेश का है, वो जनता के बीच जा रहा है, रैली करिए, पूरे देश के स्तर पर भी आंदोलन है, अलग अलग कर्मचारी संगठन इसको लड़ रहे हैं। निश्चित तौर से हरियाणा विधानसभा जब चुनाव होगा तो सारे कर्मचारी जो हैं और वो जो इनेलो के साथी है हमारे जो बीच में है, वो बड़ी बात कही लांबा साहब ने कि जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के आधार पर ही वोटिंग करेंगे। ये बहुत बड़ी बात कही है। मैं इस पे जल्दी से जाता हूं अजय जी के पास। अजय जी जल्दी से अपना एक कमेंट, क्योंकि समय की सीमा है जी। हमारी तरफ से वर्तमान सरकार को चेतावनी है कि या तो हमारी पेंशन मोड़ दे और या गद्दी छोड़ दे। हमारा पूरा विरोध है। अभी 2 जून से जो हमारी यात्रा चंडीगढ़ जाएगी, जिसको जन जन का, सभी क्रांतिकारी कर्मचारी साथियों का समर्थन है। आप देखना एक सैलाब आएगा और 2024 में वर्तमान सरकार को और जो पुरानी पेंशन 2024 में बड़े आंदोलन के तौर पे इसे खड़ा करेंगे। डीपी भट्ट साहब जल्दी से आपका कमेंट। सर मैं तो ये एक ही बात कहूंगा कि जो ओपीएस की बात करेगा वो हरियाणा पे राज करेगा। और मैं खट्टर साहब को ये कह देना चाहता हूं कि ओपीएस के बजाय जो है एनपीएस आप जो आपने लागू किया है उसको ओपीएस लागू करें,
ताकि आप पुनः सत्ता में आए। नहीं तो कर्मचारी ऐसा आंदोलन पैदा कर देगा कि सत्ता का स्वाद चखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। फिर वही 2 का सिग्नल आएगा। ये निश्चित तौर पे कर्मचारियों की आत्मा कह रही है, उनके परिवार की रोजी रोटी कह रही है कि आज रिटायर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं विकास जी के पास जाऊंगा, मुझे लगता है विकास जी का बार बार वो कनेक्शन कर रहा है। विकास जी, आपका आखिरी कमेंट जी। कर्मचारी साथी जाग चुके हैं और एक ही मांग, एक ही नारा, देश पे राज वही करेगा जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। इससे कम ना तो कर्मचारियों को कुछ मंजूर है और ना हम मंजूर करेंगे। और अगले चुनाव में, ठीक बात है, हम 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेशों में भी कर्मचारी साथियों ने कसम खा ली है कि जो भी हमारी मांग को इसको पूरा करेगा उसी के लिए हम वोट करेंगे। कर्मचारी विल वोट ओनली फॉर। बड़ी बात कह दी शिवाज जी ने भी एक मत से कि वो भी वही डीपी जी की बात से सहमत है, सुभाष जी की बात से सहमत है कि हम वही उसी को वोट करेंगे जो पुरानी पेंशन देगा। डॉक्टर सुनील, आपके पास आऊंगा, अपने को अनम्यूट कर ले। डॉक्टर सुनील जी, डॉक्टर सुनील सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है उनके कनेक्शन में गड़बड़ है। मैं जल्दी से एसपी भाटिया साहब के पास जाऊंगा। भाटिया साहब, आपका आखिरी कमेंट, कैसे देखते हैं आप? अच्छा जी अजय भाई, अच्छा होता अगर डॉक्टर सुनील बोलते हैं, अर्थशास्त्र के वो विशेषज्ञ हैं। मैं तो चाह ही रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ पूरे देश के अंदर अगर आप समय 2-4 पॉइंट में रखना चाहूंगा जी। पूरा देश जी बता दीजिए जल्दी से बताइए जी। हाँ, देखिए, मेडिकल की रिइंबर्समेंट की सुविधा पुरानी पेंशन योजना में है, वो नई योजना में नहीं है। अगर 10 साल की सर्विस पुरानी पेंशन में कोई साथी कर लेता है तो उसकी कम से कम 9,000 पेंशन और उसके ऊपर डीए लग के कम से कम 13,000 रुपए की पेंशन आज भी बनती है। नई पेंशन योजना में अगर 10 साल की कोई नौकरी करता है तो उसकी पेंशन 3,000 रुपए भी नहीं बनती। हमारे यहाँ अभी एक प्रोफेसर साहब रिटायर हुए हैं, उन्होंने 10 साल विश्वविद्यालय में सेवाएं दी, उन्होंने 23 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में सेवाएं दी, वहां उनकी पेंशन बनी 96,000 रुपए। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसी नई पेंशन योजना है। एक और बात बताता हूँ कि पुरानी पेंशन में हमारे पास 40% बेसिक का कम्युनिकेट कराने का हमारे पास प्रावधान था। वो एक मुश्त राशि कर्मचारी को मिलती थी जब वो रिटायर होता था, और वो अगले 10 साल में कट जाता था उसकी पेंशन से पैसा। और अगर किसी साथी की उस दौरान मृत्यु हो जाती तो वो पैसा टैक्स फ्री भी था और वो माफ भी हो जाता था। नई पेंशन योजना में ऐसा कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई फैमिली पेंशन का प्रावधान नहीं है। हमारा पैसा जो इकट्ठा होगा उसी में से 60% पैसा वापस कर देंगे और 40%। विकास जी ने सारी बात कही कि जो पैसा इकट्ठा होगा उसी से ही होगा। और चूंकि अब समय की सीमा है, इसलिए मैं चर्चा को समाप्त करते हुए यही कहूंगा कि निश्चित रूप से कर्मचारियों ने एक इस बात के लिए बिल्कुल लामबंद हो गए हैं कि वो अब पुरानी पेंशन से नीचे कुछ मानने को तैयार नहीं है, और जो इसे नहीं देगा उसको वो समर्थन नहीं देंगे। और यह चुनाव, आने वाले चुनाव हरियाणा में हो या दूसरी जगह हो, इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम बड़ा मुद्दा बनने वाली है। और जिस तरीके से कुछ राज्यों ने इसे लागू किया है उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।